हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं लेखांकन समीकरण से आशय कि लेखांकन समीकरण होता क्या है। तो हम देख लेते हैं। लेखांकन समीकरण लेखांकन समीकरण लेखांकन समीकरण से हमें यह पता लगता है कि जो हमारे व्यापार में संपत्ति है वो हमारे दायित्व और कैपिटल को किस तरह से बराबर करता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी संपत्ति है वह बराबर होती है हमारे कैपिटल, दायित्व प्लस कैपिटल यानी पूंजी, कि किस तरह हमारा जो दायित्व होता है, जो संपत्ति होती है, वो दायित्व और पूंजी को मिलाकर दोनों बराबर होते हैं। मतलब दोनों साइड का जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में बराबर होंगे। यही हमें लेखांकन समीकरण से पता लगता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेखांकन समीकरण दो मदों के मध्य होने वाले बराबरी को बताता है। दो मदों के मध्य होने वाले बराबरी को बताता है। मतलब समीकरण से आशय इसे हम इक्वल भी कह सकते हैं। इसका समीकरण का अर्थ होता है बराबर या इक्वल यानी बराबर। तो संपत्ति हमारी हमेशा लेखांकन समीकरण में संपत्ति जो है वो हमेशा पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होता है। मतलब एक पूंजी और दायित्व मिलाकर संपत्ति के बराबर होगा। मतलब एक डेबिट पक्ष कहलाता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष कहलाता है। तो जो डेबिट पक्ष के मदे हैं वो क्रेडिट पक्ष के मदों के बराबर होगा। तो यही हमें लेखांकन समीकरण में बताता है, यही हमें लेखांकन समीकरण से पता चलता है। चलिए देख लेते हैं कैसे हमारा जो पूंजी है वो किस तरह से लेखांकन समीकरण के अंतर्गत संपत्ति और दायित्व और पूंजी मिलाकर बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो हम लेखांकन समीकरण का फॉर्मेट देख लेते हैं। काउंटिंग इक्वेशन, यहाँ हो गया पर्टिकुलर एसेट्स बराबर कैपिटल। मतलब जो हमारी संपत्ति है वो हमारे पूंजी के बराबर होता है। इस साइड को डेबिट पक्ष बोलते हैं और इधर क्रेडिट पक्ष होता है। तो हम यहाँ पे शुरू होता है पहले कैश से और यहाँ पे होता है बराबर के बाद कैपिटल। मतलब अगर हम व्यापार जब शुरू करेंगे तो शुरुआत कैश से करते हैं। कैश के अलावा भी संपत्तियाँ ला सकते हैं, लेकिन अगर संपत्ति नहीं है हमारे पास तो शुरुआत कैश से करेंगे और वो कैश हमारे लिए कैपिटल कहलाएगी। जो हम कैश व्यापार में लगाएंगे वो व्यापार के लिए कैश कैपिटल कहलाएगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, निम्नलिखित विवरणों से लेखांकन समीकरण बनाइए। श्री गोपाल ने व्यापार प्रारंभ किया रोकड़ से और माल से। मतलब श्री राम है, उसने व्यापार शुरू किया है और व्यापार में क्या क्या लगाया, रोकड़ प्लस माल, मतलब कैश और स्टॉक। कैश कितना है हमारा, कैश है 2,50,000 और प्लस स्टॉक है 20,000। दोनों को मिलाकर हमारा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में लाया गया उसके द्वारा पैसे और स्टॉक है जो शुरुआत में लाया गया जब व्यापार को स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों मिलाकर हमारी कैपिटल हो जाएगी कितना, 2,70,000। तो यहाँ
कैश और स्टॉक दोनों को मिलाकर 2,70,000 हुआ, जो कि हमारा कैपिटल है। तो डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग, दोनों पक्षों का योग बराबर है अभी। अब पहला नंबर देख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। ठीक, ये पहला नंबर डालते हैं। अब दूसरा नंबर है नगद माल खरीदा, मतलब जो एक नगद माल खरीदा है, व्यापार में माल नगद आया है, तो परचेस गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद माल खरीदा है। तो यहाँ पे नगद माल खरीदा है तो हमारे हाथ में से पैसे गए हमारे, तो हमारा कैश घट जाएगा। कितने का नगद माल खरीदा? 90,000 का नगद माल खरीदा है, तो हमारे कैश से 90,000 घट जाएगा। और माल खरीदा है तो हमारे व्यापार में माल आया, यानी स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी। तो स्टॉक को हम प्लस कर लेंगे कितने से? 90,000 से। यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये हमारा न्यू इक्वेशन कहलाएगा। ये हमारा न्यू इक्वेशन कहलाएगा। न्यू इक्वेशन में इसको जोड़ घटाते हैं। 90,000 में से 2,50,000 में से 90,000 घटाएंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, और ये 1,10,000 हो जाएगा, और ये 2,70,000। तो अभी भी ये हमारा बराबर है 1,60,000 प्लस 1,10,000, यानी दोनों को मिलाकर 2,70,000 हो रहा है। इस साइड भी 2,70,000 है, मतलब जो हमारा एसेट्स है वो हमारे कैपिटल के बराबर है। अब नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? माल उधार बेचा। जो उधार माल है वो हमने बेचा है, कितने का? लागत 32,000 का है और बेचा 50,000 में है। तो सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट,